नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी आत्मनिर्भर भारत अभियान पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी की, पीएम के बयान पर राहुल के तंज की, जानेंगे कि कब सुलझेगी कांग्रेस की कलह और बिहार में सीट बंटवारे पर गठबंधनों में क्यों फंसा है पेच। साथ ही बात होगी सिंधिया को कैसे सबक सिखाएगी कांग्रेस और आखिरी में बात यूपी में पंचायत चुनाव के बदलते नियम की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 30 साल पूरे कर चुके और 50 साल की उम्र के सरकारी कर्मचारियों की सेवा रिकॉर्ड की होगी जांच। डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में देरी पर रेल मंत्री ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित 9 राज्यों के सीएम को लिखी चिट्ठी। कहा, प्रधानमंत्री सब देख रहे हैं, डीएफसी परियोजना में अड़चनों को दूर करने का किया गया आग्रह। एक बार फिर खाली हुआ केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष पद। 6 साल में ये 5वां मौका जब सूचना आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी हुई खाली पद को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट सरकार को लगा चुका है फटकार। 3 सितंबर को होगी बैंक प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक में लोन की स्थिति पर होगी चर्चा। गगनयान के लिए भारत ने तेज की तैयारियां, अंतरिक्ष यात्रियों को जरूरी उपकरण जुटाने के प्रयास शुरू। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियों से चर्चा कर रहा है भारत, अगले साल तक उपलब्ध हो सकते हैं कई उपकरण। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन इन दावों से अब तक देशवासियों को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार दावे तो करती है लेकिन उस दावे को पूरा नहीं करती। इसीलिए तो हाईकोर्ट ने भी सरकार के अभियान पर कड़ी टिप्पणी जारी कर दी है। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार दावा करती है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से देश के विकास को आगे ले जाएंगे, लोगों के व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। मेक इन इंडिया के तहत ना तो लोगों का व्यापार बढ़ा है और ना ही आत्मनिर्भर से उद्योगों को मजबूती मिली। इस हकीकत को पहचान कर ही दिल्ली हाईकोर्ट को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत बनाने के दावे पाखंड है। अदालत ने कहा कि अगर सरकार लोकल एंटरप्रेन्योर को प्रमोट नहीं कर सकती तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर होने के दावे पाखंड लगते हैं। दरअसल अदालत रीजनल एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन के टेंडर की शर्तों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने योग्यता के पैमानों को चुनौती दी थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि एक तरफ सरकार मेक इन इंडिया की बात करती है तो दूसरी तरफ ऐसे टेंडर जारी करती है जिससे छोटे संस्थान रेस से बाहर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इससे ज्यादा चिढ़ होती है। अगर आप छोटी कंपनियों को बाहर ही करना चाहते हैं तो साफ कह दीजिए, अपने भाषणों में इतना पाखंडी मत होइए। आपका राजनीतिक नेतृत्व मेक इन इंडिया की बात करता है, आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, वो लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन आपके काम आपकी बात से मेल नहीं खाते। आप पूरी तरह से पाखंड कर रहे हैं। अदालत ने बेहद सख्त लहजे में कहा, आप लोग बड़ी जेबों वाले बड़े खिलाड़ियों को चाहते हैं, शायद विदेशी डील्स भी आएंगी। अपनी इस सख्त टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से कहा कि वो मसले पर सरकार से निर्देश लेकर स्थिति साफ करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज साफ तौर पर केंद्र सरकार के अभियान की पोल खोलकर रख दी है। कोर्ट ने इशारों में विपक्ष के उन आरोपों को भी सही ठहराया जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं कर रही है, बल्कि अंबानी अडानी की जेब भर रही है। आज कोर्ट ने भी इस बात को माना है। इस तल्ख टिप्पणी के बाद तो यही कहा जाएगा कि बड़े व्यापारियों को सरकार का साथ और छोटों के खाली रह गए हाथ। राजीव जी, सरकार दावे करती है एमएसएमई सेक्टर की बेहतरी के, आत्मनिर्भर भारत के, लेकिन करती सब कुछ उल्टा ही है। अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया कि स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में सबसे ज्यादा खराब हालत एमएसएमई सेक्टर की हुई है। इससे ये संकेत जा रहे थे कि क्या सरकार को छोटे उद्योगों की जरूरत नहीं है। सरकार सिर्फ वोट के लिए लोगों को सपने दिखा रही है और सपनों को ही बेच रही है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर आपका क्या कहना है? जी आदित्य, बिल्कुल सही कहा गया है कि ये सरकार सपनों को बेच रही है। इन सपनों को दिखाने की शुरुआत 2014 के पहले से हो गई थी, जब ये कहा गया था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश में अच्छे दिन आएंगे। हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलने से लेकर महंगाई दूर करने तक के कई वादे किए गए। राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हुए मेक इन इंडिया का लुभावना जुमला गढ़ा गया। खेती से लेकर कारोबार तक, डिफेंस से लेकर स्पेस तक, हर क्षेत्र में मेक इन इंडिया का शोर रहा। 5 साल बाद इसमें थोड़ा बदलाव हो गया और मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान
सामान में बदल गया, लेकिन लोगों के दिन नहीं बदले। रोजगार के नाम पर पकौड़े तलने की नसीहत मिली, फिर नौकरी देने वाला बनो का उपदेश मिला। इसी तरह छोटे कारोबारियों को तरक्की के सपने दिखाए गए, लेकिन उनके लिए सुविधाओं की सीढ़ियां सरकार ने नहीं बनाई, बल्कि उनके हिस्से की सीढ़ी भी बड़े कारोबारियों को दे दी गई ताकि वे अपनी अमीरी में और इजाफा करें। बीते 5 महीनों में तो एमएसएमई की रीढ़ पर और चोट पड़ी है, लेकिन सरकार दिखावे के लिए राहत का मलहम दे रही है और इस वक्त निजीकरण के जो फैसले वो ले रही है उससे बड़े औद्योगिक घरानों का ही अधिक लाभ होगा, ये नजर आ रहा है। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट की ये टिप्पणी सटीक लग रही है कि आत्मनिर्भर बनाने के दावे पाखंड हैं। दुख इस बात का है आदित्य कि देश में ये पाखंड डंके की चोट पर हो रहा है और सब गरीबों का, छोटे कारोबारियों का तमाशा बनते देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी हर महीने रेडियो पर आते हैं और अपने और देशवासियों के विचारों को साझा करने की कोशिश करते हैं। आज भी उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया, लेकिन नीट जेईई की परीक्षाओं को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, जिसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी की घेराबंदी की है। क्या कहा है राहुल ने, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर अपने रेडियो कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। बीजेपी की ओर से दावा किया जाता है कि पीएम अपने इस कार्यक्रम में जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और उस पर अपने और जनता के विचार साझा करते हैं, लेकिन इस वक्त तो देश में केवल एक ही मुद्दा गूंज रहा है, वो है नीट और जेईई की परीक्षाएं, जिसे लेकर हर कोई पीएम की राय जानना चाहता है कि वो क्या सोचते हैं। क्या वो परीक्षाओं को कराकर छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालना चाहते हैं या उन्हें छात्रों की जिंदगी का ख्याल नहीं है? क्योंकि आज भी पीएम ने अपने कार्यक्रम में इस मुद्दे का जिक्र तक नहीं किया, उल्टा वो तो खेल खिलौनों की बात करने लगे। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जेईई और नीट के उम्मीदवार पीएम से परीक्षा पर चर्चा चाहते थे, लेकिन पीएम ने खिलौने पर चर्चा की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर ऐसे समय घेरा है जब स्वास्थ्य मुसीबत के बीच जेईई और नीट की परीक्षा कराए जाने का हर कोई विरोध कर रहा है। पीएम के भाषण के बाद सवाल उठता है कि अब जब पीएम मोदी को बच्चों के खेल कूद की फिक्र सताती है तो उन्हें छात्रों के भविष्य की चिंता क्यों नहीं सताती है? यह सवाल उठाकर ही विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तो विपक्ष की बैठक तक बुला ली थी, जिसके बाद 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार की अपील की है, लेकिन जो काम विपक्ष कर रहा है क्या वो सरकार को नहीं करना चाहिए? एक तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीएम मोदी की घेराबंदी में लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी में कलह मची हुई है। जी हां, कांग्रेस में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद से लेकर कपिल सिब्बल पार्टी से नाराज चल रहे हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस अध्यक्ष के बहाने पार्टी को संविधान का पाठ पढ़ाया है, जिसके बाद पार्टी में एक नया बवाल खड़ा हो सकता है। जब से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पार्टी के 23 नेताओं ने पत्र लिखा है, तब से कांग्रेस में कलह मची है और ये मनमुटाव अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रोज रोज वरिष्ठ नेताओं के बयान इस बवाल को बढ़ा रहे हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है और पत्र में लिखी गई चिंताओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि CWC को इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए था कि पत्र में क्या कहा गया है। उन्होंने कहा ये मौलिक चीज है जो होनी चाहिए थी। यही नहीं, इन 23 लोगों ने लिखा है, यदि हमने जो कुछ भी लिखा है उसमें आपको गलती मिलती है तो निश्चित रूप से हमसे सवाल किए जाने चाहिए। बैठक में हमारी किसी भी चिंता, अनुरोध पर बात नहीं हुई, फिर भी हमें असंतुष्ट कहा गया है। सिब्बल ने कहा, कांग्रेस हमेशा बीजेपी पर संविधान का पालन नहीं करने और लोकतंत्र की नींव को नष्ट करने का आरोप लगाती है, लेकिन आज कांग्रेस में ही संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। हम तो केवल पार्टी को संविधान का पालन करना चाहते हैं, उस पर आपत्ति कौन कर सकता है? एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने कहा कि इस देश में राजनीति मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता, अब मुख्य रूप से वफादारी पर आधारित है। हमें वो चीज चाहिए जो वफादारी प्लस कहलाती है। वो प्लस क्या है? वो प्लस योग्यता, समावेशिता, कारण के प्रति प्रतिबद्धता और उस प्लस को सुनने और संवाद करने में सक्षम होने के बारे में है। यही राजनीति होनी चाहिए। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था कि मेरा उद्देश्य गांधी परिवार को चुनौती देना या उनका निरादर करना नहीं है, मैं केवल पार्टी को और मजबूत करना चाहता हूँ।
कांग्रेस में 23 नेताओं द्वारा लिखी गई चिट्ठी पर शुरू हुआ बवाल अभी तक शांत नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर बिहार में बवाल शुरू हो गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही सीट बंटवारे को लेकर गठबंधनों के बीच दरार दिखाई देने लगी है। इस बीच जेडीयू की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा है जेडीयू ने, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए और महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन में घमासान की वजह पूर्व सीएम जीतन राम मांझी तो एनडीए में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान है। हर राजनीतिक खेमे के लिए सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती है और सहयोगियों को बिना नाराज किए उनके बीच सीटों का बंटवारा करना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। जेडीयू में खलबली मची हुई है क्योंकि जो विधायक आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए हैं और जिन सीटों के लिए टिकट चाहते हैं वो बीजेपी की पारंपरिक सीटें ही हैं। तो जाहिर है बीजेपी और जेडीयू के लिए इस पेंच को सुलझाना आसान नहीं है। एक तरफ लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी 119 सीटों पर तैयारी कर रही है, जबकि बीजेपी सीटों के बंटवारे पर चुप्पी है। चिराग पासवान के तल्ख तेवर से लगातार ये संकेत मिल रहे हैं कि वे इस बार कम सीटों पर मानने वाले नहीं हैं। लेकिन अब बीजेपी सांसद सुशील सिंह के एक बयान ने बवाल और बढ़ा दिया है। बीजेपी सांसद ने पीएम मोदी के चेहरे पर जीत की गारंटी की बात कही है। उनका कहना है कि बीजेपी के पास पीएम मोदी जैसा चेहरा है जिसे चुनाव में जीत की गारंटी मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद जेडीयू और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी की रणनीति 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी मोदी के चेहरे और काम के नाम पर वोट मांगने की है। गौरतलब है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बिहार की आबादी में खासी नाराजगी है। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या जनता की नाराजगी और उसके नुकसान से बचने के लिए पीएम मोदी के चेहरे को ढाल बनाने की तैयारी है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में जनता से अपील की है कि आप मेरे काम को याद रखिए और उसके आधार पर वोट दीजिए। लेकिन बीजेपी के सांसद तो पीएम मोदी के नाम और काम पर वोट देने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस चुनाव में बिहार की सत्ता पर कौन आसीन होता है। बिहार में चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर पेच फंस गया है। एक पार्टी खुद को दूसरे से ज्यादा मजबूत दिखाने में जुटी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी पेश की जा सके। वहीं मध्य प्रदेश में भी चुनाव की तैयारियां चल रही है। यहां चुनाव 27 सीटों पर होना है, लेकिन पूरे प्रदेश की नजर इन पर लगी हुई है, क्योंकि जो जीता वो ही प्रदेश की सत्ता पर कब्जा कर सकेगा। इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी के लिए यह उपचुनाव खास हो गया है। बीजेपी में सिंधिया की साख दांव पर है, क्योंकि ज्यादा सीटों पर उपचुनाव सिंधिया समर्थकों के इस्तीफा देने के कारण ही हो रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस ने भी सिंधिया की घेराबंदी कर दी है। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का खासा फोकस ग्वालियर चंबल संभाग के 16 विधानसभा क्षेत्रों पर है। ये वो क्षेत्र हैं जो कांग्रेस और बीजेपी की जीत हार तय करेगा। यहाँ कब्जा जमाने के लिए बीजेपी ने सिंधिया को मैदान में उतार दिया है। इसकी वजह है कि ग्वालियर चंबल संभाग सिंधिया का गढ़ माना जाता है। इसीलिए बीजेपी सिंधिया के सहारे जीत का सेहरा पहनने की जुगत में लग गई है। लेकिन कांग्रेस ने भी उसके सिर से जीत का ताज उतारने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की टीम के प्रमुख सदस्य पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, कंप्यूटर बाबा, विधायक जयवर्धन सिंह जैसे नेताओं को इस अंचल में सक्रिय कर दिया है। दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह पिछले दिनों ग्वालियर में भी गए थे। दोनों नेताओं ने मिलकर धुआंधार प्रचार भी किया था। इसके बाद से ही चर्चा शुरू हो गई है कि ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनाव सिंधिया बनाम दिग्विजय होगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के पुराने भाषण के वीडियो जारी कर उन्हें चुनौती दी है। दिग्विजय के बाद उनकी टीम के सबसे अहम नेता माने जाने वाले डॉक्टर गोविंद सिंह ने सितंबर में भिंड, मुरैना, दतिया का 7 दिन का दौरा कार्यक्रम बना लिया है। इन दिग्गज नेताओं के अलावा खुद कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दौरा करने वाले हैं। अब कांग्रेस ने तो सिंधिया के खिलाफ दिग्गजों को मैदान में उतार दिया, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में अब तक कांग्रेस की पहचान ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनके पिता माधवराव सिंधिया से थी। यहाँ संगठन में नियुक्तियों को लेकर स्थानीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट का अंतिम फैसला कांग्रेस के लिए सिंधिया ही करते थे। लेकिन अब सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। मगर कांग्रेस कमजोर पड़ने वालों में से नहीं है। उसने भी ग्वालियर चंबल संभाग में दिग्गजों को उतार दिया है। अब देखना होगा कि सिंधिया बनाम दिग्विजय की जंग में किसकी जीत होती है। कांग्रेस और बीजेपी में मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में एक दूसरे को हराने की होड़ लगी हुई है। प्रदेश में सिंधिया का जादू चलेगा या कांग्रेस चुनाव में कमाल दिखाकर सिंधिया को दिखाएगी आईना, ये बाद में पता लगेगा। वैसे एनसीआरबी के आंकड़े जरूर देश की न्याय व्यवस्था को आईना दिखा रहे हैं।
जिसमें बताया गया है कि भारत की जेलों में बंद कैदी और विचाराधीन कैदियों में SC, ST और मुस्लिमों की संख्या उनकी जनसंख्या अनुपात से कहीं ज्यादा है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में SC, ST और मुस्लिमों की संख्या 40% से भी कम है, जो सरकारी आंकड़ों में भी दर्ज है। लेकिन बात जेल में बंद कैदियों की हो तो जेल में बंद कैदियों में आधे से ज्यादा संख्या इसी समुदाय से जुड़े लोगों की है, यानी आबादी 40% से कम, लेकिन कैद में 50% से ज्यादा लोग, जो देश के विभिन्न जेलों में बंद हैं, जिसमें विचाराधीन कैदी भी शामिल हैं। जब देश में सभी लोग समान हैं, तो फिर जेल में SC, ST और मुस्लिमों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात में अधिक क्यों है? ये सवाल NCRB की उस रिपोर्ट पर उठ रहे हैं जिसमें कहा गया है कि जेलों में बंद SC, ST और मुस्लिमों की संख्या देश में उनकी आबादी के अनुपात से बहुत ज्यादा है, जबकि OBC और उच्च जाति से जुड़े लोगों के मामले में ये उल्टा है। NCRB के आंकड़ों से पता चलता है कि हाशिए पर खड़े समूहों में से मुस्लिम ऐसा समुदाय है जिससे जुड़े जेल में बंद कैदी दोषियों के बजाय विचाराधीन अधिक हैं। साल 2019 के आखिर में देश भर की जेलों में कैद सभी दोषियों में से SC वर्ग के 21% थे, जिसमें से विचाराधीन कैदियों की बात की जाए तो ये संख्या 21% के करीब है। लेकिन अब करीब उनकी आबादी को देखें तो 2011 के जनगणना के अनुसार देश में इनकी आबादी 16.6% है। ST वर्ग के लिए मामले में भी ये अंतर समान ही है। देश में इनकी आबादी 8.6% है, जबकि जेल में बंद लोगों में उनकी संख्या है 13.6%, जिनमें से 10.5 विचाराधीन कैदी हैं। 14.2% की आबादी वाले मुस्लिम समुदाय में दोषी ठहराए गए लोगों की संख्या 16.6% है, लेकिन इनमें से 18.7% विचाराधीन कैदी हैं। वहीं अन्य में उच्च जाति के हिंदू और अन्य धर्मों के लोग शामिल हैं। जेल में जिनकी संख्या 19.6% होने का अनुमान है, जिनमें से 13% दोषी और 16% विचाराधीन कैदी हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में कमजोर वर्ग में गिने जाने वाली SC, ST और मुस्लिम वर्ग के लोगों की संख्या जेल में आबादी के अनुपात में बहुत ज्यादा है, जो हैरान करता है। और बुलेटिन के आखिर में बात यूपी पंचायत चुनाव की। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार कानून में बदलाव करने पर विचार कर रही है। जी हां, यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों के बीच नए कानून को लेकर चर्चा तेज हो गई है। योगी सरकार इस बार पंचायत चुनाव को लेकर नियम सख्त करने पर विचार कर रही है। तो किन नियमों में बदलाव पर सरकार कर रही है विचार, देखिए इस रिपोर्ट। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कभी तारीखों को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो जाती हैं, तो कभी कई सारे नियमों की खबरें सुर्खियां बन जाती हैं। लेकिन अब यूपी सरकार पंचायत चुनाव को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन इस बार चुनाव लड़ने वाले लोगों के लिए कुछ सख्त नियम बनाए जा सकते हैं, और इसके लिए मध्य प्रदेश और हरियाणा के पंचायती राज अधिनियम की मदद भी ली जा रही है। जी हां, यूपी की योगी सरकार इस बार मध्य प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर यूपी पंचायत चुनाव में नियम बनाने की तैयारी में है। हरियाणा से साक्षरता नियम को और मध्य प्रदेश से सीमित परिवार वाले नियम को लागू करने जा रही है। योगी सरकार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव को लेकर कानून में बड़ा संशोधन करने की तैयारी में है। दरअसल जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। इसके साथ ही उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित करने की तैयारी है। सरकार कैबिनेट के माध्यम से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। खबर है कि यूपी के पंचायती राज्य मंत्री खुद इसके पक्षधर हैं। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान समेत अन्य नेता भी इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख चुके हैं। सूत्रों की माने तो उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी दिशा निर्देश तय किए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में आखिरी फैसला मुख्यमंत्री को करना है। ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होगी, जबकि 12वीं पास उम्मीदवार ही जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकेंगे। जिला पंचायत के लिए महिला आरक्षित वर्ग और क्षेत्र पंचायत के लिए न्यूनतम 10वीं पास होने पर सरकार में सहमति भी बन चुकी है। खैर, अप्रैल 2021 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी होने से पहले ही नया कानून लागू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि सरकार के इस फैसले से पंचायत चुनाव पर क्या असर पड़ता है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।